हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर बिगिन करते हैं। बेसिकली इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कोल्ड वॉर क्या था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यूएसएसआर का कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ था और कैसे जो है यूएसए एक सुपर पावर बन गया था। कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि आजकल के टाइम पे यूएसए के अलावा कौन कौन से ऐसे सेंटर्स ऑफ पावर हैं वर्ल्ड में। ठीक है, ओके। मेरे को जो है 100 on 100 मार्क्स थे मेरे एक्चुअली क्लास 12th में। तो आप कैसे स्कोर कर सकते हो 100 on 100, वो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ पहले ही, स्ट्रैटेजी वीडियो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और बिगिन करते हैं हम चैप्टर। यूरोपियन यूनियन और एशियान जो है ये मैं पहले ही कवर कर चुकी हूँ, तो इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से हम बिगिन करते हैं बेसिकली चाइना, द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम योर यूरोपियन यूनियन एंड योर एशियन, जो चाइना है वो भी एक आपका अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है, जो कि हमारा नेबर भी है चाइना, अगर हम बात करें तो। ठीक है, पहले हम ये कार्टून देखते हैं। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और ये ड्रैगन का सिंबल है। बेसिकली जो दो सिंबल ये है, ये जो है चाइना से एसोसिएटेड सिंबल है, और ये जो आपका कार्टून है ये दिखाता भी है कि चाइना की पावर जो है उसको वर्ल्ड ऑर्डर में। ठीक है, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में, उसको कहते थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आज भी इसका यही नाम है। तो उस टाइम पे ये सिचुएशन थी यहाँ पे कि जो इनकी इकोनॉमी है इनको उसे ग्रो करना था। तो उन्होंने जो है इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट करी थी। इन्होंने कमांड इकोनॉमी या स्टेटिज्म जो है उसको अडॉप्ट किया था। और ये कमांड इकोनॉमी, स्टेटिज्म, ये सब कुछ जो है हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, राइट। उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, और चैप्टर नंबर 11th में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो उनको यहाँ पे जो है दिक्कत हो रही थी, इनका जो इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, वो इतने अच्छे तरह से डेवलप नहीं थी। तो फिर इन्होंने अपनी कंट्री की पॉलिसीज जो है वो चेंज करी। 1978 में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आते हैं, जैसे इंडिया में आई थी 1991 में एलपीजी की पॉलिसी, वैसे ही 1978 में अपनी इकोनॉमी को ये ओपन करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने इकोनॉमी को ओपन नहीं करा था, शॉक थेरेपी नहीं अपनाई थी उन्होंने। शॉक थेरेपी क्या होता है भाई? शॉक थेरेपी ये होता है कि एकदम से चेंजेस ले आए, एकदम से इकोनॉमी खोल दी, नहीं। शॉक थेरेपी तो इन्होंने फॉलो नहीं करी थी। इन्होंने जो है अपनी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप जो है ओपन किया था। ठीक है, क्या किया था? जैसे कि इन्होंने 1973 में जोहू एंड लाई जो है वो लेके आए थे 4 मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में। ठीक है, उससे पहले 1972 में इन्होंने यूएसए के साथ अपने रिलेशन एस्टैब्लिश करे थे। फिर 1978 में डैंग जियोपिंग जो है वो ओपन डोर पॉलिसी लेके आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वही एलपीजी वाली थ्योरी इसमें थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है 1982 में एग्रीकल्चर की प्राइवेटाइजेशन करी थी। 1998 में इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करा था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही लेके आए थे अपने देश में। इससे जो ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो इनकी इकोनॉमिक स्टेग्नेशन बेसिकली थी ना, वो टूट गई थी। तो धीरे धीरे फिर इसमें जो है आपकी इम्प्रूवमेंट हुई इकोनॉमी में, इकोनॉमी ग्रोथ हुई इकोनॉमी में। बेसिकली अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंप्रूव हुई, राइज हुई, रूरल इनकम्स इंक्रीज हुई, हाई पर्सनल सेविंग्स देश में थी चाइना के। ठीक है, चाइनीज इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे फास्टर रेट पे ग्रो कर रही थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा था बिकॉज ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपके इकोनॉमी की ग्रोथ और पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो चाइना है आजकल एक इम्पॉर्टेंट जो है ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। ठीक है, एशिया में भी इसकी पावर जो है बहुत ज्यादा है, और ऐसा माना जाता है कि भाई 2040 तक जो है ये आपके यूएसए को भी जो है ओवरटेक कर लेगा, और वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी जो है चाइना बन जाएगा। अब देखो, डब्ल्यूटीओ भी इसने 2001 में ज्वाइन कर लिया, तो हमने देखा कि भाई चाइना ने जो है शॉक थेरेपी नहीं अपनाई थी, उसे स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था। अब पॉजिटिव फैक्ट्स तो हमने बहुत सारे देख लिए। ऐसा नहीं है कि बस ग्रोथ हो रही है, नेगेटिव चीजें भी थी यहाँ पे कुछ। आपको दिक्कतें भी थी इसकी वजह से। पहली पहली तो ये चीज थी कि जो बेनिफिट्स है रिफॉर्म्स के वो सब लोगों को नहीं मिले। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। फीमेल एम्प्लॉयमेंट और वर्क कंडीशंस यहाँ पे बहुत बकवास थे। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, करप्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। और 2 टाइप की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यहाँ पे आ गई थी, 2 टाइप की। पहला रूरल और अर्बन रेजिडेंट के बीच में, और दूसरी कोस्टल और इनलैंड प्रोविंसेस के बीच में। लेकिन फिर भी ये सारी अगर हम दिक्कतें देखें भी, उसके बाद भी चाइना जो है वो बहुत फास्ट रेट पे आपका ग्लो कर रहा था, बहुत फास्ट रेट पे ग्रो कर रहा था। ठीक है, और कोई भी वर्ल्ड में देश जो है चाइना को
इग्नोर नहीं कर सकता था, चाइना के इन्फ्लुएंस को इग्नोर नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि भाई चाइना जो है वो कितने फास्ट ग्रो कर रहा था, राइट। अगर हम ये देखें आपके स्टिकर सॉरी कार्टून, तो ये फर्स्ट कार्टून है, ये आपका दिखाता है कि चाइना ने कैसे अपना स्टेट और कमांड इकोनॉमी से शिफ्ट किया कैपिटलिज्म में। और ये बेसिकली दिखाता है कि साइकिल, चाइना जो है वो साइकिल का बेसिकली लार्जेस्ट यूजर है। और ये डुअलिटी दिखाता है बेसिकली, अगर आप ये सिंबल देखो तो यहाँ से आपको डुअलिटी दिखती है स्टेटिज्म और बेसिकली कैपिटलिज्म के बीच में। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इंडिया चाइना रिलेशन। तो देखो, अगर हम पास्ट की बात करें तो इंडिया चाइना जो है उनके कुछ पॉलिटिकल या सोशल और आपके कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन सारे इन्फ्लुएंसेस में दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो इंडिया में अलग डायनेस्टी रूल था, चाइना में अलग डायनेस्टी रूल था, तो आपस में कभी इनकी बोलचाल ही नहीं हुई थी। तो पहली बार जब इनके बीच में बातचीत हुई वो हुई थी आपके 20th सेंचुरी में। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि भाई 1947 में इंडिया ने जो है इंडिपेंडेंस ली थी ब्रिटेन से। ठीक है, उस टाइम पे हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगा था। ठीक है, और हमारे जो है इनके साथ जो रिलेशंस है वो अच्छे खासे बन रहे थे, और हमें होप थी कि भाई चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस बन जाएंगे। इनके साथ हमारे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी थे, और अगर हम बात करें वो आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और आप आंसर्स में लिख सकते हो इस इंडिया चाइना रिलेशंस में जो आ जाता है वो ये कि सरदार पटेल जो है वो कभी भी सपोर्ट में नहीं थे कि चाइना के साथ हम अच्छे रिलेशंस बना के रखें। ठीक है, और वो आपको दिख ही गया था 1962 की वॉर में, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था सीनो इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और 1950 में उससे पहले तिब्बत जो है चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, और हमने दलाई लामा को शरण दे दी थी अपने देश में, दलाई लामा को असाइलम दे दिया था हम अपने देश में इस तिब्बत इशू पे। तो चाइना जो है इंडिया से बहुत नाराज हो गया था, राइट। और 1962 में फिर चाइना इंडिया के बीच में वॉर हो गई थी। जब फिर 1962 में चाइना ने जो है जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन को हड़प लिया था, अक्साई चीन रीजन जो बेसिकली था लद्दाख, आजकल तो लद्दाख टेरिटरी हुई थी ना, यूटी बन चुकी है वो। ठीक है, तो लद्दाख का कुछ रीजन अक्साई चीन इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, अरुणाचल प्रदेश से कुछ एरियाज अपने कब्जे में ये ले लिए थे। अब 1962 की जो वॉर थी उसमें हम लोग बेसिकली हार गए थे। इंडिया के पास इतने मिलिट्री रिजर्व उस टाइम पे नहीं थे। ठीक है, और इतने हम सशक्त नहीं थे कि हम चाइना से उस टाइम पे लड़ सके। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया चाइना रिलेशंस जो है वो खराब होने लग रहे थे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों देश के बीच में खराब रहे थे अंटिल 1976 तक। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे रिलेशंस जो है वो इम्प्रूव भी हुए थे जब पॉलिटिकल लीडरशिप चाइना की चेंज हुई थी 1970s के टाइम पे। अब 1970 के टाइम पे चाइना की पॉलिसी थी मोर प्रेगमेटिक, यानी कि ज्यादा प्रैक्टिकल पॉलिसी थी, और आइडियोलॉजी कम चलती थी अब देश। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है इंप्रूव हो रहे थे रिलेशंस इंडिया के साथ। 1981 में तो कुछ सीरीज ऑफ टॉक्स भी हुई थी टू रिजॉल्व द बॉर्डर इश्यूज। ठीक है, और आजकल अगर हम देखें लेटेस्ट डेवलपमेंट, तो चाइनीज प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग वो इंडिया आए थे 2019 में, और मोदी जो है वो 2018 में चाइना गए थे। ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इंडिया चाइना रिलेशंस में। रिलेशंस जो है अब वो स्ट्रैटेजिक भी है और इकोनॉमिक डायमेंशन भी हमारे रिलेशंस ले चुके हैं इंडिया चाइना के। बेसिकली दोनों जो है इंडिया भी और चाइना भी एक ग्लोबल राइजिंग पावर है दोनों, एंड दे वुड ऑब्वियसली लाइक टू प्ले बेसिकली अ मेजर रोल इन एशियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, राजीव गांधी जो है वो चाइना में गए थे दिसंबर 1988 में, और उन्होंने बोला था कि ठीक है इंडिया चाइना रिलेशन से हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली एक आपका इम्पेटस था कि हाँ इंडिया चाइना के रिलेशन जो है उसे सुधारने के लिए दोनों साइड के जो लीडर्स हैं वो काम कर रहे थे। तो सिंस देन जो बोथ द गवर्नमेंट्स हैं इंडिया की भी और चाइना की भी, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए थे कि भाई कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको हम कैसे मेंटेन करें, कैसे उसको सॉर्ट आउट करें, कैसे पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है वो बॉर्डर पे हम मेंटेन करें। इवन कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन करे थे कल्चरल एक्सचेंज और साइंस और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के लिए, और 4 बॉर्डर पोस्ट जो है ट्रेड के लिए खोली गई थी इंडिया चाइना रिलेशंस के उसमें इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इंडिया चाइना ट्रेड जो है वो 30% जो है हर साल बढ़ता था 1999 से। तो ये दिखाता है कि भाई रिलेशंस हमारे चाइना के साथ जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। एक आप ये फिगर देख सकते हो, आंसर्स में यूज कर सकते हो इसको, कि बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया चाइना का वो 338 बिलियन मिलियन था 1992 में, जो कि मोर देन 84 बिलियन पहुंच चुका था 2017 में। रिसेंटली अगर देखें तो दोनों कंट्रीज जो है वो एग्रीड करते हैं बेसिकली टू कॉपरेट विद ईच अदर इन द एरियाज, अदरवाइज मानते हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हमारे देश में बढ़ सकता है, राइट। जैसे कि जो
एनर्जी डील्स अब्रॉड है, उस पे ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं। ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया चाइना ने जो है सिमिलर पॉलिसीज मेंटेन कर रखी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि इंडिया चाइना दोनों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में साथ है, एससीओ में साथ है, राइट। तो इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट जो है 1998 में करे थे इंडिया, एंड इट वाज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ थ्रेट फ्रॉम चाइना, राइट। और पाकिस्तान, हम दिख रहा है भाई हमारे आसपास जो हमारे नेबर्स हैं, पाकिस्तान चाइना दोनों से हमें खतरा है, तो ऑब्वियसली हमें जो है मेंटेन करने ही थे अपने इंडिया चाइना, सॉरी, अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना ही था। तो 1998 में हम जो है न्यूक्लियर टेस्ट जो है करते हैं अपने देश में। इससे पहले वाले टेस्ट कब हुए थे, और उसका जो कोड नेम था ऑपरेशन का कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट है, और 1998 का जो कोड नेम था मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। दोनों के दोनों जो आपके ऑपरेशन थे न्यूक्लियर टेस्ट के, ये कहाँ पर हुए थे, राजस्थान में कौन से एरिया में हुए थे, उसका नाम मेरे को आप जरूर कमेंट्स में बताना, ठीक है। अच्छा, अब चाइना जो है हमारे लिए थोड़ा खतरा भी है, क्योंकि भाई चाइना जो है वो पाकिस्तान को असिस्ट कर रहा था उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में उस टाइम पे। आज भी पाकिस्तान का सपोर्टर है, मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चाइना। चाइना जो है हमारे आसपास, इंडिया के आसपास जो उसकी कंट्रीज है वहां पे भी जो है दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं मिलिट्री रिलेशंस, बांग्लादेश के साथ हैं चाइना के, और म्यांमार के साथ हैं, जो कि इंडियन इंटरेस्ट को आपके कंपैटिबल नहीं है इंडियन इंटरेस्ट के, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया चाइना में जो है 62 के बाद कोई ऐसे डायरेक्ट वॉर वगैरह या कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं हुआ है। इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं बेसिकली, जो बीजिंग, दे विजिट बीजिंग एंड न्यू दिल्ली विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, बोथ साइड जो है मोर फेमिलियर बन रही थी। कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स जो है हमारे बीच में जो है वो इम्प्रूव हो रहे थे। कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ग्लोबल कंसर्न जो उसकी वजह से हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव जो है वो होता जा रहा था। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, और जो आपका सीपेक है बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना जो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को यूएन में अगेंस्ट इंडिया, राइट। मतलब पाकिस्तान के टेररिज्म को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना सपोर्ट करता है, तो इसकी वजह से जो हमारे रिलेशंस है वो इतने ज्यादा अच्छे एट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जापान और आपका जो साउथ कोरिया है वो भी ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है। जापान की अगर हम बात करें तो जो ये सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, जो ब्रांड्स है कहाँ की है, जापान की ही है। यानी कि जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। अब देखो जापान की अगर आप वर्ल्ड मैप पे लोकेशन देखो तो ऑब्वियसली एक आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, और रॉ मटेरियल्स जो है वो इतने ज्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स ये इंपोर्ट करती है। उस इवन आफ्टर दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये रैपिडली प्रोग्रेस करी है जापान की इकोनॉमी, जबकि इन पे बॉम्ब्स भी गिराए गए थे, राइट। जापान जो है वो ओईसीडी का मेंबर बना था 1964 में। 2017 में इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इट इज द ओनली एशियन मेंबर ऑफ द G7। 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड आपका जापान है। ये ओनली नेशन है दैट सफर द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय न्यूक्लियर बॉम्ब्स। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ यूएन भी जापान है। 10% ऑफ टोटल यूएन बजट जापान जो है वो देता है। जापान जो है उसका सिक्योरिटी अलायंस है यूएसए के साथ सिंस 1951। एज पर आर्टिकल 9 इन द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा आर्टिकल है आर्टिकल 9 जापान का, क्या है कि जापानीज पीपल फॉर एवर रिनाउंस वॉर एज अ सॉवरेन राइट ऑफ द नेशन एंड थ्रेट ऑफ यूजर्स मिलिट्री एज मीन्स ऑफ सेटिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ठीक है। इनका ये था भाई पीस हम करेंगे, पीसफुली जो है रिजॉल्व करेंगे डिस्प्यूट्स को, क्योंकि एक बार हम लोग झेल चुके हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स, दोबारा नहीं चाहते हैं, राइट। जापान की जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 1% है जीडीपी में, फिर भी वो 7th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में मिलिट्री एक्सपेंडिचर बात करें अगर हम, ठीक है। तो आपको लगता है कि जापान जो है वो एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बन सकता है, तो ऑब्वियसली बन सकता है अकॉर्डिंग टू द डेटा। साउथ कोरिया की बात करें तो देखो पहले ये बेसिकली आपका कोरियन पेनिनसुला था, जापान के नीचे ही आता है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया आता है। तो जो पहले कोरियन पेनिनसुला था जिसको हमने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में डिवाइड कर दिया था। नॉर्थ कोरिया को बेसिकली हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। साउथ कोरिया को हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब एंड हुआ था तब बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया गया था, और ये डिवाइड जो किया था वो 38th पैरेलल से डिवाइड किया था। जो कोरियन वॉर है 1950-53 में, जो कोल्ड वॉर के डायनामिक्स है उसकी वजह से दोनों में जो है दुश्मनी जो है वो बढ़ती जा रही थी। दोनों कोरियाज जो है नॉर्थ भी और साउथ भी यूएन के मेंबर्स बन गए थे 1991 में। मीनवाइल जो साउथ कोरिया है वो सेंटर ऑफ पावर बन गया था एशिया में 1960s और 1980s के बीच में। रैपिडली इट वाज डेवलप्ड इनटू एन इकोनॉमिक पावर, जिसको हम बोलते हैं मिराकल ऑन द हैंड रिवर। बेसिकली इसकी कैपिटल है सियोल,
राइट। और सियोल सिटी के पास ये आपकी हैन रिवर है। तो डेवलपमेंट इसमें बहुत ज्यादा तेजी से हो रही थी, तो इसलिए बेसिकली इसको हम कहते हैं मिराकल ऑन द हैन रिवर। ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही थी। जैसे 1996 में फिर OECD का मेंबर बन गया था। 2017 में जो है ये जो है वर्ल्ड की 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। मिलिट्री एक्सपेंडिचर इसका 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बन गया था। इवन अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखे 2016 की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक जो थी साउथ कोरिया की वो 18 थी। राइट, जो दिखाता है कि इसमें हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है, क्योंकि अच्छे खासे लैंड रिफॉर्म से लोग लेके आए थे। रूरल डेवलपमेंट पे इन्होंने फोकस किया था। एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन्होंने किया था। रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे ये फोकस करते थे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन माइंड था इनका। रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज काफी अच्छी थी। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस थी। सैमसंग, एलजी, हुंडई इनकी ब्रांड्स हैं आजकल। राइट, तो ये बेसिकली दिखाता है कि साउथ कोरिया जो है वो कितना ज्यादा डेवलप था। तो आपको ये याद रखना है भाई, मिराकल ऑन द हैंड रिवर क्या है। अब बाकी आपसे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर लेना, कुछ मुश्किल इतने हैं नहीं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना।